हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक्साइटमेंट पार्ट की, हमारा स्टेप 4 प्रिपरेशन बिफोर लॉन्च, कि लॉन्च से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है। अब भाई एक्शन लेने का टाइम आ गया है और अपने आइडिया को रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। अभी तक हमने थ्योरेटिकल चीजें कर ली, प्लान कर लिया, तैयारियां कर ली, सब कुछ सोच लिया। अभी भी करना प्रिपेयर है हमें। अभी हम कहीं पैसे नहीं खर्च करने वाले, अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करने वाले हैं। लेकिन ये एक्साइटिंग चीजें हैं क्योंकि आपका आइडिया आपको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। जैसे खाना बनाने से पहले हम लोग तैयारी करते हैं, सब्जियां काटते हैं, मसाले इकट्ठा करते हैं कि हमें कौन कौन से मसाले डालने हैं। कई बार अगर हमें पानी उबालने की जरूरत होती है तो हम पानी उबालते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं कोई भी डिश प्रिपेयर करने से पहले। ठीक वैसे ही बिजनेस करने से पहले हमें बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करना जरूरी होता है, और उसकी शुरुआत होती है आपके ब्रांड के नेम से या कंपनी से। आपका ब्रांड का और कंपनी का नेम, नाम को लेकर के हमेशा मन में हमारे कुछ संकोच रहते हैं कि कैसा नाम रखें, क्या नाम रखें, और कई ऐसी चीजें हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं। वो सभी चीजें हम फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि यहां पर दो नाम की बात हो रही है, एक है ब्रांड और एक है कंपनी। हम अक्सर सिर्फ एक ही नाम के बारे में सोचते हैं। अब यहां पर दो चीजें क्यों? कंपनी का नाम मतलब जो आप लीगली उसका नाम रखना चाहते हो, लीगल नेम। ये आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है रमेश, तो मैं रख सकता हूं रमेश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि ये प्राइवेट लिमिटेड नाम का पार्ट नहीं है, कंपनी के स्ट्रक्चर का पार्ट है। नाम सिर्फ इतना सा है, बट कंप्लीट नेम ये होता है अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तब। बट ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि नाम अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। वो कंपनीज के नाम में आपको जब आप रजिस्टर करते हो तो वहां पर आपको पता चल सकता है कि अवेलेबल है कि नहीं। मुख्य जो आपका नाम होता है वो है ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज, आपके बिजनेस को बाहरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। लोग इस कंपनी के नाम से नहीं जानते, लोग इस ब्रांड नेम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हपमी, हमारा ब्रांड नेम है हपमी, ये हमारा ब्रांड नेम है। अब आप ब्रांड और कंपनी का नाम एक भी रख सकते हो और सेम भी रख सकते हो। ब्रांड का जो नेम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब ब्रांड के नेम के बारे में कुछ भी आप सोच रहे हो, उसके लिए ये जरूरी है कि आप उसका नाम चेक करो कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अब ब्रांड का नेम अवेलेबल है कि नहीं ये कैसे चेक करना है? आपको इंडिया के अंदर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको इस लिंक पे जाना है quickcompany.in/trademarks। ये बहुत ही ट्रिकी चीज है जिसको लोग मिस कर देते हैं, जिसका लोग ध्यान नहीं देते, और बहुत सारी कंपनीज को इसका लॉस होता है। होता क्या है कि लोग अपने बिजनेस का नाम रख देते हैं और बिजनेस रन करने लगते हैं, बट काफी टाइम बाद उनको पता चलता है कि ऑलरेडी ऐसी एक कंपनी एग्जिस्ट करती है सेम नाम से, जिसने ट्रेडमार्क ले रखा है। जैसे ट्रेडमार्क का मतलब है उसने अपनी ब्रांड नेम को रजिस्टर करवा रखा है, जिस नाम के साथ ऐसे आर का सिंबल लगा होता है वो नाम ट्रेडमार्क होता है। तो आपको कभी भी कोई भी ऐसा नाम यूज नहीं करना चाहिए जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ऑलरेडी ट्रेडमार्क्ड हो, क्योंकि वो कंपनी फिर आपके ऊपर केस कर सकती है कि भैया आप हमारा नाम यूज कर रहे हो, आप फायदा उठा रहे हो हमारे नाम का, हमने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई और आप फायदा उठा रहे हो। तो आपको सबसे पहले नाम कोई भी सोचना है तो सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि यहां पर जाकर के चेक करना है। बट बिजनेस क्लास होती है हर ब्रांड की, टोटल 45 क्लासेस हैं। क्लास का मतलब यह है किस टाइप का बिजनेस है। सर्विस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है तो कौन सी सर्विस है, प्रोडक्ट है तो कौन सी सर्विस है, और कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसे 45 क्लासेस होते हैं। सेम ट्रेडमार्क नेम के डिफरेंट बिजनेस क्लासेस में नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास 1 में
एक XYZ नाम की कंपनी है, तो क्लास 2 में भी XYZ नाम की कंपनी हो सकती है। लेकिन कई बारी ऐसा देखा गया है लीगल केसेस में, जब कंपनी बहुत बड़ी ब्रांड होती है तो वो अक्सर अपने ट्रेडमार्क को सारे क्लासेस में रजिस्टर करवा करके रखती है। एंड सेकेंडली, अगर वो नहीं भी रजिस्टर करवा के रखती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है और वो किसी दूसरे क्लास में है और आप किसी दूसरे क्लास में बिजनेस करना चाहते हो, किसी दूसरी कैटेगरी में बिजनेस करना चाहते हो, तब भी वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है। इसीलिए आपको कोई भी रिपीटेटिव या फिर डुप्लीकेट नाम यूज करने से बचना चाहिए। आपको एक ओरिजिनल नेम सोचने की कोशिश करनी चाहिए। और नाम की जो वैल्यू है वो आपके काम से बनती है। नाम की जो वैल्यू है वो आपके काम से बनती है। और बिजनेस के ट्रेडमार्क की क्लासेस आप ये IP इंडिया ऑनलाइन पे चेक कर सकते हो। मैं ये लिंक्स रिटर्न में भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दूंगा कोर्स के साथ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो लिंक्स को, मतलब आप जा सकते हो वहां पर, आपको लिंक पे क्लिक कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नाम के बारे में आपको याद रखना जरूरी है कि ब्रांड का और कंपनी का नेम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। आपका ब्रांड का नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए और कोई दूसरी कंपनी उसको रजिस्टर ना कर रहे हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी देखना है कि आपके ब्रांड के नेम से या उसके साथ कोई वैल्यू ऐड करके डोमेन अवेलेबल हो, www.hapmi.com, ये हो गया हमारा डोमेन। तो डोमेन अवेलेबल हो। डोमेन के डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं, .in, .net, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का रखना चाहते हो, बट प्रेफर .com करना चाहिए। अगर .com अवेलेबल है तो आपको .com ले लेना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई और भी अगर मिल रहा है तो आप उससे भी काम चला सकते हो। बट अगर .com किसी और कंपनी ने ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल hapmi.com मैंने ले रखा है और मेरे पास हपमी का ट्रेडमार्क भी है, तो आप hapmi.in लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप चला नहीं पाओगे उसको, लीगली मैं उसको आपको चलाने नहीं दूंगा। और अगर मेरे पास ट्रेडमार्क नहीं भी होता तो मेरा क्योंकि .com है और आपका .in है, तो जब गूगल पे सर्च होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हमेशा यूनिक नाम पे कोशिश करनी है, बस ये नहीं सोचना कि .com ठीक है, .com अवेलेबल नहीं है, .in तो अवेलेबल है। कोई चीज ऐसी लेनी है कि .com पे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। डोमेन के डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, चल जाएगा काम, बस प्रेफरेबल .com है। बट ब्रांड नेम का चूज करते वक्त जो ट्रेडमार्क है उसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है कि वहां पर आपका नाम अवेलेबल हो और यूनिक हो। जब आपने नाम डिसाइड कर लिया और डोमेन आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको उसको खरीदने में डिले नहीं करना चाहिए। डिले करोगे तो आपको हो सकता है वो डोमेन बाद में ना मिले। अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रिस्क ले सकते हो, बट आपको कोशिश करनी चाहिए आप जल्दी से जल्दी उसे खरीद लो, ताकि वो रिस्क ना हो आपके पास कि आप उस डोमेन को लूज कर दो, कोई और ले ले। तो ये हो गई नाम की बात। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रांड का नाम रख लिया, अब उसकी आइडेंटिटी क्रिएट, अब ब्रांड का नाम रख दिया, अब उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। आइडेंटिटी में क्या काम है? लोगो और टैगलाइन, ये दो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको शुरुआत में अपनी इसकी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। जैसे ये ग्रोथम का लोगो है, ये हमारी आइडेंटिटी है ग्रोथम की। टैगलाइन कई बार रखी जा सकती है, कई बार नहीं भी रखना जरूरी है, बट कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसकी टैगलाइन रखने से फायदा होता है, क्योंकि लोगों को मैसेज जाता है कि वो क्या काम करती है या फिर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे हमारा हपमी का टैगलाइन था, वी टच इमोशंस, जिसको हम शुरुआती स्टेज में यूज करते थे, फिलहाल हम उसे यूज नहीं करते हैं। अब इसमें आपको की पॉइंट्स क्या रखने हैं कि लोगो जो आप बना रहे हो वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स पे बनाओ, सो दैट कि आप कल को उसको जब भी मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज करो, बस सिंपली कहीं छोटी सी इमेज उठा करके मत बना दो। अच्छी क्वालिटी का डिजाइन बनाओ, अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक्स बनाओ और उसको आप ताकि वेरियस पर्पस के लिए यूज कर सको, बड़े साइज में भी प्रिंट करवा सको। और अगर आप कोई टैगलाइन बना रहे हो तो वैल्यू प्रोपोजिशन, मैंने आपको बताया था हर कंपनी की वैल्यू होती है, उससे रिलेट करके अगर टैगलाइन बना पाओ तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब अगली चीज पे बात करते हैं, डिजिटल एसेट्स। ये वो चीजें हैं जिनके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बट इसमें टाइम जाता है, इसलिए आपको अपने बिजनेस लॉन्च करने से पहले ही प्रिपेयर कर लेना है। हर सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट,
जो भी चीज आपके डिजिटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है उसको डिजिटल एसेट बोला जाता है। डिजिटल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली किसी भी चीज को आप डिजिटल एसेट बोल सकते हो, चाहे वो सोशल मीडिया का अकाउंट हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो आपको अपना फेसबुक पेज अपने बिजनेस का बनाना चाहिए। आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर चुके हो, आपको वहां पर अपना लोगो डाल लो, फेसबुक कवर इमेज डाल लो, इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ट्विटर अकाउंट बनाओ, लिंक्डइन का बिजनेस पेज बनाओ, और कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आपको लगता है कि आपके बिजनेस को फायदा पहुंच सकता है उस पर भी आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए। इसमें आपको क्या चीजों का ध्यान देना है कि आपको अपनी प्रोफाइल की सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट करनी है, कुछ छोड़ना नहीं है। क्योंकि अभी आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, आप अगर तसल्ली से टाइम देकर के अपनी प्रोफाइल को बनाओगे और उसकी सारी सेटिंग्स को समझोगे तो लॉन्च करने के बाद उसको आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। क्योंकि लॉन्च करने के बाद आप अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे, शायद छोटी छोटी चीजें मिस कर दो। अपनी सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रांग बनाओ, सारी सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आजकल, वो सभी सेटिंग्स को पूरी तरह से यूज करो, वो सभी चीजों को अपडेट करो, प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करो, सारी डिटेल्स को अपडेट करो, कई जगह पे ऑटोमेटेड रिप्लाईज का ऑप्शन होता है, उन सब चीजों को अपडेट करो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस समय तक, जब तक आपने अपना बिजनेस लॉन्च नहीं किया है, लोगों को इनवाइट नहीं करना है अपने पेज को लाइक या फॉलो करने के लिए, या सोशल मीडिया को आपको तभी करना है जब आपका बिजनेस चालू हो जाए। इसका रीजन ये है कि जब आप लोगों को इनवाइट करोगे लाइक और फॉलो के लिए और वो आपका अकाउंट फॉलो कर लेंगे बट वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो उनका एंगेजमेंट आपके पेज के साथ लो हो जाएगा और बेसिकली उनकी एंगेजमेंट आपके पेज के साथ डेड हो जाएगी, जिसको एल्गोरिथम वाइज सोशल मीडिया खराब समझेगा और आपके पेज की रीच कम हो जाएगी, और वो लोग जो एक्चुअल में आपके अच्छे फॉलोअर्स हो सकते थे वो भी आपके अच्छे फॉलोअर्स नहीं बन पाएंगे। अब उसके बाद बात आती है वेबसाइट की। प्लान एंड डिजाइन योर वेबसाइट। अभी डेवलप नहीं करनी है, सिर्फ प्लान और डिजाइन करनी है। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि वेबसाइट की जरूरत ना हो, तो हो सकता है कि आपको जरूरत ना हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है, चाहे सिंपल सी ही सही एक वेबसाइट आपको बनानी चाहिए अपने बिजनेस के बारे में, चाहे आप छोटी सी एक दुकान ही क्यों ना खोल रहे हो। आजकल बहुत सारे सस्ते सस्ते प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे रेडी टू मेड वेबसाइट टेम्पलेट्स होते हैं, आप डालो, अपनी डिटेल्स डालो, 300 400 500 रुपए में वेबसाइट्स रेडी हो जाती हैं। ये करना क्यों है? करना इसलिए है क्योंकि आजकल जमाना है डिजिटल आइडेंटिटी का। किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में लोग सुनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फोन पे उसके बारे में सर्च करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अवेलेबल है, अगर आपके बारे में ऑनलाइन उनको दिख रहा है, आपकी प्रेजेंस है, तो लोगों को आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट बनता है, लोग आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा मानते हैं। भले से आप छोटी कंपनी हो तब भी आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने आप को छुपा नहीं रहे हो, आप अपने आप को खुल करके दिखा रहे हो। तो अब आपको वेबसाइट प्लान करनी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट का पर्पस क्या है। आपको सिर्फ अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, या फिर उस वेबसाइट के थ्रू यूजर्स को लेकर के आना है, या फिर यूजर्स को कुछ बेचना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, या फिर सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट है कि लोग आए और पढ़ें, आपके बारे में जाने, ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ कांटेक्ट कर दें या अपना ईमेल और फोन नंबर दे दें और आप उनको कांटेक्ट कर पाओ, जिसको हम लीड भी बोलते हैं। सिर्फ आइडेंटिटी के लिए है, प्रोडक्ट सर्विस दिखाने के लिए है, सेल प्रोडक्ट सर्विस, या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे वहां के लिए है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि किस टाइप की वेबसाइट चाहिए आपको, उसका पर्पस क्या है, तो आपको उसको डिजाइन करना शुरू करना चाहिए। डेवलप नहीं, डिजाइन। डिजाइन का मतलब है दिखने में वो कैसी होगी, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, इसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पे अभी भी हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि ओहो हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे, मैजेंटो पे बनाएंगे, शॉपिफाई पे बनाएंगे, ये सब नहीं सोचना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिजाइन की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डिजाइन के अंदर वक्त लगता है उसका कंटेंट रेडी करने में, और अगर हम डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं तो काम अटकता रहता है, इसलिए डिजाइनिंग का पार्ट अगर हम पहले से कर लें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें आपको मेन चीजें क्या दिखाना है, आपका वेबसाइट डिजाइन आपके नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। होस्टिंग सर्विस या फिर कोई भी और टूल तब तक मत खरीदो जब तक आपकी वेबसाइट का पूरा डिजाइन रेडी ना हो जाए। डोंट बाय, ओके। होस्टिंग या कोई टूल आपको नहीं खरीदनी है। फीचर्स की लिस्ट बनाओ जो कि आपको चाहिए हो, लिस्ट ऑफ फीचर्स, और आप अपनी वेबसाइट को सिंपली फोटोशॉप या फिर कैनवा पर डिजाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा डिजाइनिंग टूल जो कि आप चलाना जानते हो। उसके अंदर आपको एक कैनवास बनाना है और आपको ये सोचना है कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे बैनर आ जाएगा,
यहाँ मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, यहाँ बाय नाउ का बटन होगा, या फिर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे होगा कॉन्टैक्ट नाउ। ऐसे करके आपको पूरा डिजाइन बनाना है, सोच के इंस्पायर होके आपको डिजाइनिंग टूल्स का यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना है। अब उसके बाद आता है डिजाइन, क्यूरेट एंड राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। जब आपने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया वेबसाइट का, तो अब उसके अंदर आपको कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। अब आपने सोच लिया था कि भाई बैनर डालना है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट का कंटेंट डालना है, तो हो सकता है आपको पिक्चर्स की जरूरत पड़े, वीडियोस की जरूरत पड़े, ग्राफिक्स की जरूरत पड़े, टेक्स्ट की जरूरत पड़े, तो कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट जो कि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पर चाहिए होते हैं। अबाउट अस, टर्म्स ऑफ यूज, ये एक लीगल कंटेंट होता है जो कि आप कॉपी कर सकते हो कहीं से, बस अपना कंपनी का नाम वगैरह डाल देना। प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी आप ऑलमोस्ट कॉपी कर सकते हो दूसरी वेबसाइट से। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ बेच रहे हो, आप उसमें पेमेंट गेटवे लगाने वाले हो या फिर डायरेक्टली भी कुछ बेचने वाले हो, तो ये पेज का होना बहुत जरूरी है, इसका टेक्स्ट कंटेंट लिखना आपको बहुत जरूरी है। डिजाइन नीड्स के हिसाब से पिक्चर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको एक बैनर चाहिए 1920 बाय 600 पिक्सल्स का, तो वही आप डिजाइन करोगे, ये नहीं कि स्क्वायर में डिजाइन बना लिया। कॉपीराइट्स वाली इमेज को बिल्कुल यूज मत करना, वरना आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। फ्री लाइसेंस फोटोज अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन, उनको आप यूज कर सकते हो। फोटोशॉप, कैनवा और किसी भी टूल का यूज करके आप ग्राफिक डिजाइनिंग कंटेंट बना सकते हो। तो अब ये हो गई डिजाइनिंग, कंटेंट और हर एक चीज की बात। अब बात आती है कंपनी की एंटिटी की। अभी तक हमने चीजों को सोचा, अब हमें बात करना है कंपनी को लीगल करना है। अब जब लीगल करना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। डिसीजन लेना है कि आपको कौन से टाइप का बिजनेस बनाना है। तो बिजनेस के अमूमन मोटे तौर पे जो ज्यादातर कंपनीज यूज करती हैं, या फिर आमतौर पे कोई भी प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को बिजनेस को एंटिटी टाइप चूज करना होता है, वो होते हैं टोटल 5। उन 5 में से आपको चूज करना होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सबसे बेसिक होता है, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे अच्छा। एक ओनर होता है सिर्फ, इसमें कोई और ओनर नहीं होता। बहुत आसान होता है इसको रजिस्टर करना। इनफैक्ट आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको इस चीज के बारे में समझ लो तो। बहुत ज्यादा कम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कम होता है और इसकी वैल्यू कम होती है। अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस को ले जाना चाहते हो तो इसकी वैल्यू कम होती है, और इसी वजह से इसमें फंड्स रेज करना भी इजी नहीं होता। बैंकिंग सेक्टर से इजी होता है, बट जैसे फंडिंग मिलती है स्टार्टअप ही कल्चर में या फिर दूसरी कंपनीज के थ्रू, वो इसमें इजी नहीं हो पाता है। उसके बाद इसी का एक दूसरा वर्जन, थोड़ा बेटर वर्जन इससे, पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, 2 से 100 लोग तक इसमें पार्टनर हो सकते हैं। बाकी सब चीजें इसके अंदर सेम वही प्रोप्राइटरशिप वाली चीजें होती हैं। रजिस्ट्रेशन इजी होता है, कानून कम होते हैं, वैल्यू थोड़ी कम होती है, ट्रस्ट कम होता है, बट इसके अंदर एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का ही अच्छा खासा लॉ वाला वर्जन है, जिसके अंदर कानून बहुत ज्यादा आ जाते हैं। 2 से अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन थोड़ा आसान होता है, बट उतना भी आसान नहीं होता जितना इसका होता है। बहुत ज्यादा कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रस्ट वैल्यू काफी हाई होती है, और फंड्स आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 से 200 लोग हो सकते हैं। डिफिकल्ट होता है इसका रजिस्ट्रेशन, बहुत हाई कॉम्प्लाइंस, बहुत ज्यादा लॉज और लीगैलिटीज फॉलो करनी पड़ती है। ट्रस्ट और वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है, और फंड्स इसमें ही आपको सबसे ज्यादा रेज करने के चांसेस होते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। 1% कंपनी में सेम यही चीज, बट सिर्फ एक व्यक्ति इसके अंदर होता है। बट इसमें एक लिमिट होती है कि 25 करोड़ से अगर आपका टर्नओवर ऊपर हुआ तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन डिफिकल्ट होता है, कानून इसको भी बहुत सारे फॉलो करने पड़ते हैं। सब कुछ वही है सेम, बस एक अंतर है कि पार्टनर एक नहीं होते, सिर्फ एक व्यक्ति होता है, और इसको भी फंडिंग मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि जब फंडिंग मिलती है तो और भी डायरेक्टर्स आते हैं कंपनी में, और भी शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां से यहाँ शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इसमें डिसीजन लोगे कैसे। देखो, मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि अगर आप एक व्यक्ति से शुरुआत कर रहे हो और बिजनेस एकदम जस्ट आप शुरू कर रहे हो, तो हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप से शुरू करो, क्योंकि इसमें खर्चा बिल्कुल कम आता है, आसानी से हो जाता है, और आपको शुरू में ज्यादा लॉज नहीं फॉलो करने पड़ते, हर साल ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाने पड़ते, तो आपके खर्चे कम रहते हैं और आप परेशान कम होते हो कानूनों के चक्कर में। क्योंकि आपके पास कभी भी जब आपका बिजनेस बढ़ेगा
तो हमेशा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप और भी दूसरी तरीके की कंपनीज बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा व्यक्ति हो तो आपको पार्टनरशिप के साथ शुरू करना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बस फर्क दोनों में इतना आ जाता है कि एक व्यक्ति या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा स्ट्रॉन्ग काम करना है, थोड़ा ज्यादा कानून वानून फॉलो करके पक्का काम करना है, पैसे खर्च करने के लिए आप तैयार हो, तो आप एलएलपी कर सकते हो। बट जब आप एलएलपी कर ही रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस काफी स्ट्रांग है और आपके पास फाइनेंशियल के इशू नहीं है, तो आपको हमेशा मेरा सजेशन रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करो। उसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेजर अंतर ये है कि इसको बहुत ज्यादा कानून फॉलो नहीं करने पड़ते, तो एलएलपी भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट छोटे स्केल पर ये दोनों और बड़े स्केल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वन पर्सन कंपनी के केस में मेरा सजेशन नहीं रहता कभी भी कि वन पर्सन कंपनी कोई खोले। अगर आप इकलौते हुई तो प्रोप्राइटरशिप में खोलो, क्यों फालतू में इसमें पैसा और टाइम वेस्ट करना है। बट कुछ लोग खोलते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले और वन पर्सन हो वो, तो उनके लिए ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा रखा है। तो आपको शुरुआत यहां से करनी चाहिए अगर आप अकेले हो, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और अगर आप एक से ज्यादा हो तो पार्टनरशिप, और अगर आप बड़े लेवल पर खेलना चाहते हो, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है खर्च करने के लिए, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए। बिजनेस एंटिटी के लिए आपको क्या क्या चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए कि फाउंडर्स कितने हैं, रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट क्या है, टाइम पीरियड कितना लग रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम पीरियड, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में, एलएलपी बनाने में टाइम भी लगता है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और टैक्स का भी अंतर आता है दोनों में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैक्सेशन ज्यादा होता है, पहले कंपनी टैक्स पे करेगी, फिर आप जब कंपनी से पैसे लोगे तो फिर आप टैक्स पे करोगे, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है। बट प्रोप्राइटरशिप के केस में सिर्फ एक ही टैक्स होता है जो कि आपको एज ए इंडिविजुअल पे करना होता है, और आप ओनरशिप कितनी रखना चाहते हो और कंट्रोल कितना रखना चाहते हो, ये सारे फैक्टर में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी टाइप की कंपनी बनाओगे। जब आपका डिसाइड हो जाए तो आप डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर लो, जो जो लगेंगे सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, जस्ट प्रिपेयर। आपको कहीं एप्लीकेशन नहीं देनी अभी, क्योंकि अभी तैयारी बाकी है। उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, प्रिपरेशन की। आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पहले भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको अभी करना है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर सको। अगर सर्विस है तो वेबसाइट डेवलपमेंट में कवर हो जाएगी, वो वेबसाइट डेवलपमेंट करते वक्त कवर हो जाएगी, या फिर ऐप डेवलपमेंट करते वक्त कवर हो जाएगी। बट अगर फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसको पैकेजिंग के साथ साथ अलग से आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को इस प्रिपरेशन फॉर्म में रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि पैसा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो आप इसे इस समय पर रोक भी सकते हो, बाद में भी कर सकते हो जब आप पैसे अरेंज कर लो तो। क्योंकि अभी तक हमने पैसे अरेंज करने की बात नहीं करी है, पैसे आपने अरेंज नहीं किए, तो ये स्टेज आप बाद में भी कर सकते हो। और कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी सेविंग्स यूज करके अपना प्रोडक्ट फिनिश कर लो, जिससे कि आप जल्दी काम शुरू कर सको। पता लगे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारी चीजें प्लान कर ली और आपका प्रोडक्ट ही फेल हो जा रहा है, आप डेवलप नहीं कर पा रहे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी सेविंग्स यूज करके हम अपना प्रोडक्ट डेवलप कर पाए या आउटसोर्स कर पाए। तो इसी के साथ तैयारियां होती हैं खत्म, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार ये सब जो तैयारियां कर ली हमने, अपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सोच लिया, इसके लिए पैसा कैसे अरेंज किया जाए, पैसा कहां से आएगा, क्या क्या वो सोर्सेज हो सकते हैं जिससे कि पैसा आता है। और टेलीग्राम पे जरूर हमारे साथ जुड़ो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। t.me/Growtham India पे आप हमें चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो, कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट्स और आपको वैल्यूएबल चीजें वहां पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा कैसे अरेंज किया जाए।